नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर बनाए 336 रन। यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नेपाल सुपर 6 के मैच में आमने सामने। भारत ने नेपाल के सामने रखा 298 रन का लक्ष्य। उदय सहारन और सचिन दास ने लगाए शतक। और लुइस हैमिल्टन 2024 सीजन के अंत में छोड़ देंगे मर्सिडीज। 2025 में बहुवर्षीय अनुबंध पर फेरारी में हो जाएंगे शामिल। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। रोहित 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने शतक पूरा करने में सफलता पाई। श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार ने 32 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 179 और आर अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद हैं। और इस मैच पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, आज के दिन की अगर हम बात करें, यशस्वी जायसवाल आज चर्चा का केंद्र रहे, आकर्षण का केंद्र रहे। जिस तरह की शानदार पारी उन्होंने खेली है, लग रहा है कि भविष्य के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा मिल गया है भारतीय क्रिकेट को। बिल्कुल, जो नाम है, जैसा उनका नाम है यशस्वी, ऐसे ही वो आज भी यशस्वी भय हो करके यहाँ पर निकल पड़े हैं और भारत की जो नैया वो पार लगाने का जिम्मा उनके कंधों पर है। 200 के करीब वो धीरे धीरे पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। आज 179 उन्होंने स्कोर किया और सुचित्रा, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह के उनके शॉट्स थे पूरे ग्राउंड में, वो बिल्कुल क्लीन शॉट मार रहे थे, तो उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। जेम्स एंडरसन 20, आप देखिए पिछले कई 2 दशकों से वो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल को गेंद करते वक्त उनको भी लग रहा था कि वो कैसे बल्लेबाज को कर रहे हैं गेंद, क्योंकि एक समय था जब सहवाग का खौफ दिखता था, मतलब टॉप ऑर्डर में आते थे, इसी तरह से बैटिंग करते थे, बिल्कुल डर नहीं कि आप 100 पे खेल रहे हैं, 150 पे खेल रहे हैं। ऐसे ही यशस्वी जायसवाल, और कई बार उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि उनको सीनियर्स ने कहा कि थोड़ा रुक करके खेलें, थोड़ा संभल कर खेलें, लेकिन उन्होंने अपनी शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया और इसी का नतीजा है कि वो लगातार डोमिनेट कर रहे हैं अपनी बैटिंग के माध्यम से और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो भारत के विस्फोटक बल्लेबाज बनते दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो क्षमता है। वो जब भी खेलते हैं तो उनका स्टाइल, उनका जो पैटर्न होता है वो सेम तरह से होता है और साथ ही साथ आप देखिए कि उनका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है। कोई भी गेंद हो, चाहे स्पिनर हो या फास्ट हो, वो बराबर बखूबी दोनों को बहुत संभल के बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन उनके साथ कोई बड़ी साझेदारी नहीं हुई। छोटी छोटी साझेदारियों में बल्लेबाज निकलते गए, विकेट गंवाते गए। अगर वो भी उनको स्ट्रॉन्ग स्टैंड देते तो शायद ये आज 400 के पार हो जाता पहले दिन स्कोर। लेकिन भारत की नज़र होगी कि वो 400 के पार जा करके एक अच्छा स्कोर पहली पारी में खड़ा करके इंग्लैंड को दे, क्योंकि पहले मैच की हार का मलाल कहीं ना कहीं उनके जहन में होगा कि 100 रन की लीड होने के बावजूद वो चौथे दिन अपनी पारी को नहीं बचा पाए, मैच को नहीं बचा पाए। और उस समय भी अगर यशस्वी जायसवाल के 28 रन पूरे हो जाते तो शतक भी होता और वो मैच भी जीत जाती टीम इंडिया। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा रहा भारतीय बल्लेबाजों के लिहाज से और साथ में पूरी कोशिश करी इंग्लिश गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने की, और जिसमें शुभमन गिल फंस करके आए। जिस तरह से जेम्स एंडरसन ने उनको आउट किया, उनका एक्सपीरियंस आज भी ऐसा ही दिखाई देता है कि वो जैसे एकदम पहले दौर में खेलते थे, जिस तरह से वो शुरू में डेब्यूटेंट थे और आज भी उसी स्टाइल से, उसी पैटर्न से वो गेंदबाजी करते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला पहले दिन दोनों ही टीमों की तरफ से देखने को मिला, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी।
बिल्कुल यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू में 171 बनाए थे, अभी 179 पर नाबाद हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उनका अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। ये उम्मीद करके चलें कि इसे दोहरे शतक में वो तब्दील करें। सिर्फ 22 साल के हैं, एक दोहरा शतक जब उनके खाते में ऐड हो जाएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। हमने देखा था पिछले मैच में किस तरह से ओली पोप अपने दोहरे शतक से चूक गए थे, तो एक बल्लेबाज के लिए दोहरा शतक काफ़ी मायने रखता है। बिल्कुल एक माइलस्टोन होता है उसके जीवन का कि वो दोहरे शतक को अगर पूरा करे, और वो बड़ा मोमेंट होता है बल्लेबाज के लिए। और इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यशस्वी जायसवाल, और देखिए जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म करके दिखाया है। हालांकि कई ऐसे बैट्समैन हैं, ईशान किशन जो है उन्हीं के साथ खेलते हैं, वो भी उन्हीं की शैली से खेलते हैं। तो आपको कंपटीशन लेवल देखना होगा कि प्लेइंग 11 में आने के लिए कितना कंपटीशन लेवल बढ़ा हुआ है, और आपको वहाँ पर आना। सरफराज जो डोमेस्टिक में इतना अच्छा करके आए लेकिन आज भी उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। यानी आप देखिए बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि बल्लेबाज आपको टेक ओवर करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो उस तरह से खेलते हैं जिससे कि वो किसी दिन किसी भी टीम का जो है वो मैच बदल करके दिखा सकते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रांग लाइनअप है। आज जिस तरह से पाटीदार ने डेब्यू किया, 30 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले वो खिलाड़ी बने, इतनी उम्र में भी आकर के वो कितना अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टीम ने उन पर भरोसा दिखाया। यशस्वी जायसवाल के पास मौका है, दोहरा शतक करेंगे, टीम की उम्मीदें बढ़ाएंगे, और मेरे को लगता है उनके अंदर वो पोटेंशियल है। जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते हैं, छोटे फॉर्मेट में खेलते हैं, सुचित्रा कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और उनकी कहानी कितनी इंस्पायर करती है। वो मुंबई की जिस चौल में रहते थे, जहाँ वो खेलते थे, कैसे उन्होंने अपना सर्वाइवल किया, कैसे वो बताते थे कि भाई उनको घर जाने को कई बार बोला गया कि आप घर चले जाइए, नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और आज देखिए वो उन्होंने स्ट्रीट पर जो अपना छोटा मोटा काम करके अपनी क्रिकेट को जीवित रखा, और आज ही उसी का नतीजा है कि आज वो इतने शानदार फॉर्म में दुनिया उनका नाम ले रही है। और जिस तरह की आज बल्लेबाजी करी, सभी ने उनको एंड ऑफ द डे जब डे स्टंप हुआ तो तमाम फील्डर्स ने आकर के उनको बधाई दी। और एक बड़ा ही पल होता है, आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हैं, और उनकी बैटिंग जो देख ही रहते हैं, हमने भी देखे कुछ हाईलाइट्स में उनके शॉट्स, तो कितने क्लियर शॉट थे। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाहे वो स्पिनर्स को खेले थे, फास्टर्स को, लग ही नहीं रहा था कि एक 21-22 साल का बच्चा है जो खेल रहा है। और इससे तरह जब सचिन तेंदुलकर आए थे, मुझे याद है, तो उनमें जब उनको कहा जाता था ये छोटा सा बल्लेबाज क्या कुछ करके दिखाएगा, तो सचिन ने भी उसी टेम्परामेंट से खेल करके दिखाया। तो कमोबेश दिखाई देता है यशस्वी जायसवाल के अंदर इस तरह का टेम्परामेंट। बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल ने अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभाई, लेकिन जो बाकी बल्लेबाज है उन्होंने निराश किया, पूरी तरह से साथ नहीं दे पाए। पिछले मैच में हमने देखा किस तरह से इंग्लैंड एक हम कहीं हारे हुए मैच को निकाल कर ले गई थी, वहाँ पर उन्होंने भारतीय टीम को हराने में कामयाबी पाई। आज भी अगर देखें तो 249 तक 3 विकेट गंवाए थे, लेकिन अब 6 विकेट गंवा दिए हैं। 400 का आंकड़ा भी पार करना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो भारतीय टीम को पिछले मैच को ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए स्कोर को आगे तक लेकर जाने की, क्योंकि विरोधी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए सुचित्रा सबसे ज़रूरी है कि आप जो आपका जो सेकंड हैंड है वो कितना स्ट्रांग है, आप उनको कितना साथ देते हैं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, पारी तो बिल्ड करने की कोशिश करी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, आगे लेके नहीं जा पाए, फंस गए बल्लेबाजों की चाल पे। जो पाटीदार ने शॉट खेला वो इतना लेट कट था, उस शॉट को शायद वो अवॉइड कर सकते थे, वो हवा में गया, वहाँ पर उनका विकेट चला गया। शुभमन गिल को जेम्स एंडरसन ने जब आउट किया तो वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेट होते दिखाई दे रहे थे कि आप जब टेस्ट मैच में थोड़ी सा अपनी आप को सेट करना शुरू करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना होता है। यशस्वी जायसवाल का अब टेलेंडर में मुझे लगता है अश्विन के अलावा और उनका कोई बड़ा साथ नहीं दे सकता। कल नई गेंद से वो गेंदबाजी करेंगे इंग्लैंड के गेंदबाज, तो पहला जो घंटा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट हाफ में। अगर वो उनकी स्विंग को रिवर्स स्विंग आउट स्विंग जो अगर उनको समझ पाते हैं तो बड़ी बात होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि 400 रन के आसपास भी जाते हैं, 400 का आंकड़ा पार करते हैं तो स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा रन होगा, उसके हिसाब से आप करेंगे बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो आपके पास ये रहेगा कि आप इंग्लैंड को कितनी जल्दी आउट कर सकते हैं और कितना आप स्कोर लेकर के आगे जा सकते हैं। जी चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं इस पारी को जितना संभव हो लेकर जा सकें 400 के करीब, और यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नेपाल आमने सामने हैं। भारत ने नेपाल के सामने 298 रन का लक्ष्य रखा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 297 रन बनाए। भारत के लिए उदय सहारन और सचिन दास ने शतक लगाए। और ताज़ा समाचार मिलने तक नेपाल ने 5.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 12 रन बना लिए हैं।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की आज से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरुआत हो गई। लेह में इन खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ये इन खेलों का चौथा संस्करण है। 2020 से खेलों का आयोजन कर रहे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ इस साल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी पहली बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। लेह में 3 स्थानों पर आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाएं हो रही हैं। उद्घाटन समारोह में आइस हॉकी का प्रदर्शनी मैच भी खेला गया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में पिछले 10 साल में खेलों में काफी सुधार हुआ है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जब से मोदी जी 10 साल से आए हैं, इतना बढ़ावा मिला है कि अब सभी खिलाड़ी ये समझने लगा है कि हमारे ऊपर किसी का प्रोत्साहन का हाथ है। पहले हमारे खिलाड़ी हर फील्ड में वो ये समझते थे कि ठीक है, कोई सिलेक्शन हुआ, आए नहीं आए, तो एक बड़ा रूटीन था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के पर्सनल इंटरवेंशन से, पर्सनल इंटरेस्ट से यह खेल का जो हमारे देश में माहौल बना है, ये बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही आगे चल करके बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और दुनिया में हम एक अच्छा नाम कमाएंगे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि वो लद्दाख के खिलाड़ियों को हर खेल में पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करते देखना चाहते हैं। इसके लिए खिलाड़ियों को हर संभव मदद देने की बात भी उन्होंने कही। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने कहा कि ये ट्रॉफी उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। सिनर ने अपने माता पिता की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने उन पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं डाला। di quest'anno è proprio di giocare un po' meglio. इस साल मेरा लक्ष्य ग्रैंड स्लैम में बेहतरीन प्रदर्शन करना है। पिछले साल विंबलडन में मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था। इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम में मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था, लेकिन सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरे पिता अब भी खाना पकाते हैं। कई बार वे अपने रेस्तरां में मदद करते हैं। मेरी माँ घर पर मेरे दादा और दादी की मदद करती हैं। वे दोनों हमेशा काम में लगे रहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे प्रति उनके रवैये में कुछ नहीं बदला। मैं वही हूँ जो मैं बचपन में था। मेरे बड़े सपने थे और अब भी मेरे सपने बड़े हैं। That's what I love about them and बात करते हैं फॉर्मूला 1 की। लुइस हैमिल्टन 2024 सीजन के अंत में मर्सिडीज छोड़ देंगे। वे 2025 में बहुवर्षीय अनुबंध पर फॉर्मूला 1 टीम फेरारी में शामिल हो जाएंगे। फेरारी ने हैमिल्टन के टीम में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। 7 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन हैमिल्टन सीजन के अंत में मर्सिडीज छोड़ेंगे। वे फेरारी में स्पेनिश ड्राइवर कार्लोस सेंज की जगह लेंगे। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन 2025 में मर्सिडीज की बजाय फेरारी के लिए कार चलाते हुए दिखाई देंगे। हैमिल्टन ने फेरारी के साथ जुड़ने का फैसला किया है। हैमिल्टन 2024 सीजन के अंत में मर्सिडीज छोड़ देंगे। वो 2025 में बहुवर्षीय अनुबंध पर फॉर्मूला 1 टीम फेरारी में शामिल हो जाएंगे। 39 वर्षीय ने पिछले साल ही मर्सिडीज के साथ 2 साल का नया करार किया था। हालांकि उनके अनुबंध में 1 वर्ष के बाद ब्रेक क्लॉज शामिल था, जिसे अब उपयोग में लाते हुए हैमिल्टन ने टीम को छोड़ने का फैसला किया है। 39 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी लुइस फेरारी में स्पेनिश ड्राइवर कार्लोस साइंज की जगह लेंगे। फेरारी में हैमिल्टन चार्ल्स लेक्लर्स के साथ कार चलाएंगे। हैमिल्टन ने एक बयान में कहा है कि वो मर्सिडीज में अपना समय शीर्ष पर रहते हुए समाप्त करना चाहते थे और इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि हैमिल्टन के फेरारी के साथ जुड़ने के बाद टीम को 2020 के बाद पहला फॉर्मूला 1 चैंपियन मिल सकता है। हैमिल्टन के फेरारी के साथ जुड़ने से टीम के फैंस काफी खुश हैं। हैमिल्टन एक महान चालक है। मेरी राय में वो बहुत कुशल है और मुझे लगता है कि फेरारी को भी उनकी जरूरत है। वास्तव में एक फैंस के रूप में मैं स्पष्ट रूप से 7 बार के विश्व चैंपियन के फेरारी के साथ जुड़ने से बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि उनके आने से टीम रेड बुल, मर्सिडीज और एस्टन मार्टिन की तुलना में काफी मजबूत दिखाई दे रही है।
आप देख सकते हैं कि भले ही मैं फेरारी से नहीं हूँ, लेकिन मैं फेरारी से भी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन फेरारी एक संस्था है और अगर उनके जैसा कोई चैंपियन आता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हैमिल्टन 2013 सत्र में मैक्लारेन से मर्सिडीज में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। मर्सिडीज के साथ उन्होंने 7 में से 6 चैंपियनशिप हासिल की। उन्होंने टीम के साथ अपनी रिकॉर्ड 103 रेसों में से 82 जीती। मर्सिडीज के साथ हैमिल्टन का जीत का सिलसिला पिछले कुछ समय से रुका हुआ है। उनकी आखिरी रेस 2021 में सऊदी अरब ग्रां प्री में जीती थी। हैमिल्टन ने 2023 के अभियान को तीसरे स्थान पर रहते समाप्त किया। हालांकि वह पहले स्थान पर रहे वर्स्टैपेन से 341 अंक पीछे थे। हैमिल्टन इस खेल के सबसे सफल ड्राइवरों में से हैं और फेरारी फार्मूला 1 की सबसे पुरानी और सफल टीम है। ऐसे में इन दोनों का साथ फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए प्रीमियर लीग में वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स पर 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की। वहीं वेस्ट हैम और बॉर्नमाउथ के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से हराकर एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इन खबरों को विस्तार से देखते हैं इस सॉकर रैप में। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स पर 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की। पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैन यू की तरफ से पहले हाफ में 2 गोल देखने को मिले। इसके बाद 75वें मिनट में मैनचेस्टर की तरफ से तीसरा गोल हुआ। वॉल्वरहैम्पटन की तरफ से 71वें, 85वें और अतिरिक्त समय में 3 गोल हुए। मैन यू के लिए कॉबी मैनू ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। इस जीत के साथ मैन यू लीग में 7वें स्थान पर आ गई है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम को बोर्नमाउथ के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। बोर्नमाउथ ने तीसरे ही मिनट में बढ़त बना ली। टीम की यह बढ़त पहले हाफ में बरकरार रही। हालांकि दूसरे हाफ में वेस्ट हैम की तरफ से 61वें मिनट में बराबरी का गोल हुआ। इस ड्रॉ के बाद वेस्ट हैम लीग में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। वहीं बोर्नमाउथ 12वें स्थान पर आ गई है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से हराने में सफलता पाई। रियल की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल हुआ। मैच के 14वें मिनट में जोसेलू ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में भी रियल ने आक्रामक खेल जारी रखा। मैच के 56वें मिनट में जोसेलू ने विनीसियस जूनियर से मिले पास पर गोल करके टीम को 2-0 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड की टीम लीग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गई है। एक दोस्ताना मुकाबले में रोनाल्डो के क्लब अल नस्र ने मेसी के क्लब इंटर मियामी पर 6-0 की बड़ी जीत हासिल की। इस मुकाबले में मेसी केवल 7 मिनट के लिए मैदान पर उतरे। वहीं रोनाल्डो चोट के कारण मैदान पर नहीं उतरे। सऊदी क्लब की तरफ से दोनों हाफ में 3-3 गोल देखने को मिले। अल नस्र के लिए तलिस्का ने 3 गोल किए। इंग्लिश क्लब एस्टन विला ने स्ट्राइकर मोर्गन रोजर्स को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई है। विला ने रोजर्स को मिडलस्ब्रा एफसी से अपने साथ जोड़ा। 21 साल के मोर्गन ने 8 मिलियन पाउंड में क्लब के साथ करार किया है। उन्होंने इस सत्र में क्लब के लिए 33 मैचों में 7 गोल किए हैं और 9 गोल में मदद की है। वो पिछले साल जुलाई में मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर मिडलस्ब्रा एफसी से जुड़े थे। चेल्सी के स्ट्राइकर अरमांडो ब्रोजा बाकी बचे सत्र में फुलहम के लिए खेलते दिखाई देंगे। फुलहम ने उन्हें लोन पर टीम में शामिल किया है। इस सत्र में ब्रोजा ने चेल्सी के लिए 19 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने केवल 2 गोल किए हैं। वो 2022-23 सत्र में अधिकांश समय चोट के कारण मैदान से दूर रहे थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रिलीज कर दिया गया है। वे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं युवा गेंदबाज आवेश खान दोबारा टीम के साथ जुड़ गए हैं। सिराज काफी समय से क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें ब्रेक देने के लिए टीम से रिलीज किया गया है। वे राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए जरूर उपलब्ध रहेंगे। खेल मंत्रालय की मिशन ओलंपिक इकाई ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता तेजस्विन शंकर की यूरोप में महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए वित्तीय मदद के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। ऊंची कूद के एथलीट तेजस्विन बेल्जियम की हाई जंप गाला एल्मोस में हिस्सा लेना चाहते थे, जो कैटेगरी डी का टूर्नामेंट है। वे इस समय टॉप्स योजना के अंतर्गत अमेरिका के कैंसास स्टेट कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस महीने के आखिर में बेल्जियम के बाद चेक गणराज्य के लिए रवाना होंगे। उनका हवाई खर्च, रहने और ठहरने का खर्च और स्थानीय यात्रा का खर्च समेत कई अन्य खर्चे टॉप्स योजना के अंतर्गत वहन किए जाएंगे।
ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने कहा है कि ट्रॉफी उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। सिनर ने अपने माता पिता की भी जमकर प्रशंसा की, जिन्होंने उन पर कभी भी किसी तरह का दबाव नहीं डाला। 9 साल के अंतराल के बाद फॉर्मूला 1 को वापस मलेशिया लाने का प्रयास किया जा रहा है। मलेशिया में पिछली बार 2017 में फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ था। प्रीमियर लीग के अहम मैच में लीग में शीर्ष पर चल रही लिवरपूल ने चेल्सी को 4-1 से करारी शिकस्त दी है। ये दोनों ही टीमें 25 फरवरी को होने वाले काराबाओ कप फाइनल में फिर से आमने सामने होंगी। प्रीमियर लीग के एक मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को 3-1 से मात दी है। एल्वारेज ने सिटी के लिए 2 गोल दागे। एशियन कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईरान ने सीरिया को पेनल्टी शूटआउट में मात दी है। अब क्वार्टर फाइनल में ईरान का सामना 4 बार के चैंपियन जापान से होगा। मार्क गैसोल बास्केटबॉल से रिटायर हो रहे हैं। मार्क गैसोल ने टोरंटो रैप्टर्स के साथ NBA खिताब जीता है। वहीं स्पेन के साथ विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक भी अपने नाम किए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग का कहना है कि अब मार्कस रैशफोर्ड से जुड़े विवाद पर विराम लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैशफोर्ड को अपने गलत रवैये की सजा मिल चुकी है। उन्हें FA कप मैच के लिए टीम में भी नहीं चुना गया था। प्रीमियर लीग में खेले गए मैच में टॉटनहम हॉटस्पर ने ब्रेंटफोर्ड को 3-2 से मात दी। इस जीत के साथ ही टॉटनहम ने एक बार फिर से शीर्ष 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। प्रो कबड्डी लीग ने भारत में कबड्डी के खेल की लोकप्रियता को एक नए शिखर तक पहुंचाया है। प्रो कबड्डी टीम के टेक्निकल डायरेक्टर ई प्रसाद राव का मानना है कि कबड्डी भारत की जड़ों से जुड़ा अपना खेल है और यही वजह है कि हर आयु वर्ग के लोग कबड्डी देखना पसंद करते हैं। आप देखिए उनके साथ ये खास बातचीत और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में कबड्डी के खेल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। कबड्डी के टेलीविज़न व्यूअर्स की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को एक नए स्तर पर पहुंचाया है और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रो कबड्डी लीग के टेक्निकल डायरेक्टर ई प्रसाद राव, जिन्हें कबड्डी राव के नाम से भी जाना जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी को हम कहें कि इसने एक नई संजीवनी बूटी दी है। कबड्डी पहले भी खेला जाता था, लेकिन इस स्तर पर जा सकता है लोकप्रियता के मामले में किसी ने सोचा नहीं था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो बोला ये सही बात है। हमने भी कभी सोचा नहीं। हमने एशियन गेम में खेले, हम इतना एशियन गेम का बाद भी गेम इतना पॉपुलर नहीं हो सका। टुडे द होल वर्ल्ड नोस। आज सभी को पता है कबड्डी क्या होता है। आज वर्ल्ड में एक बेस्ट व्यूअर स्पोर्ट एशिया से कोई है तो वो कबड्डी है, आफ्टर क्रिकेट। प्रो कबड्डी लीग की अगर हम सफलता को देखें, जो इसकी सक्सेस है और टेलीविज़न पर जिस तरह से ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, क्या कारण आप देखते हैं? इसमें कई कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी। आप जो कबड्डी देखा है वो मिट्टी पे देखा है। आप जो कबड्डी देखा है वो जूता नहीं पहनता था। वो जो रूरल बैकग्राउंड, कबड्डी एक विलेज स्पोर्ट, कबड्डी एक गरीब स्पोर्ट, कबड्डी एक ऐसा एक नाम दिया गया था। कबड्डी एक इंजूरियस स्पोर्ट, मतलब चोट ज़्यादा लगेगा, ऐसा जो माहौल था वो माहौल को प्रो कबड्डी ने चेंज कर दिया। आज आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल मैट है। इतना छोटा एरिया में इतना एक्टिव स्पोर्ट आपको, इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट आपको कहीं नहीं मिलता है। एवरी राइड 30 सेकंड का है। 30 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर आयु वर्ग को ये जो कबड्डी है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप डे 1 से जुड़े हुए हैं प्रो कबड्डी लीग के साथ। जब शुरुआत हुई थी तो क्या आपने सोचा था कि इतनी लोकप्रिय रहेगी ये जो लीग है, इतनी सफल रहेगी? मैंने कबड्डी को अबाउट 45 ईयर्स से मैं जुड़ा हूँ इस खेल का साथ। कोच में, प्लेयर में, कहीं आज कंपटीशन का डायरेक्टर हूँ। लेकिन मैंने जो देखा हूँ कबड्डी में एक अट्रैक्शन ऐसा है, राइडर जैसा स्टार्ट करता है तो लोग, वो बुढ़ा हो, बच्चे हो, वो देखना चाहता है अभी क्या होगा।
अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कबड्डी के जो अब प्लेयर्स हैं, हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं, स्टार्स बन चुके हैं प्रो कबड्डी लीग से जुड़कर। हम देखें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जैसे जो युवा खिलाड़ी जो पहली बार खेल रहे हैं, उनकी भी एक ये लिस्ट में है कि हम कबड्डी खेलने आने तो हमें प्रो कबड्डी लीग खेलना है। और हम देश में भी अगर बात करें ओवरऑल जो एक स्पोर्टिंग कल्चर है वो डेवलप हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं खेल को लेकर, कबड्डी को लेकर जो बदलाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है? खेलो इंडिया का डिफरेंट स्टेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में है, यूथ में है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, कई इवेंट्स आ गया जिसका वजह से हमारा यंग टैलेंट आज आप राकेश कुमार, अनूप कुमार को भूल गए लोग, क्योंकि यूथ इतना अच्छा खिलाड़ी आ गया है, नया खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से नारा दिया है फिट इंडिया का कि हर व्यक्ति को किसी ना किसी खेल से जुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को फिट रहना चाहिए। एज अ नेशन अगर हम स्पोर्टिंग सुपर पावर बनना चाहते हैं तो किस तरह से देखते हैं? मैं तो प्रधानमंत्री साहब का साथ एग्री करता हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक फिट इंडिया आप करना चाहते हो तो एक ही खेल है जो कि 1 रुपया का खर्चा नहीं है, वो कबड्डी है। तो कबड्डी एक इकोनॉमिकल स्पोर्ट है और हमारा देश के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ई प्रसाद राव का कहना है कि कबड्डी एक बहुत ही इकोनॉमिकल स्पोर्ट है और हमारे देश का अपना खेल है, जड़ों से जुड़ा हुआ खेल है, जिसे हर खिलाड़ी को खेलने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इस खेल से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली।